साले का खोपड़ी तोड़ दे। Oh no. तो भाई इसी साल 25 मार्च को आई इनविंसिबल फाइनली मैंने देख ही लिया पूरे 2 महीने बाद, और रिग्रेट भी किया कि भाई इतना लेट क्यों देखा। पर क्या करूं, ऑलरेडी इतने सारे शोज और कॉमिक्स लाइंड अप थी, और फिर ऑफिस और उसके मीटिंग्स, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फ्रीलांसिंग्स। बट फाइनली इन सब के बावजूद इसके मीम्स, अच्छे रिव्यूज, पॉजिटिव आर्टिकल्स और बहुत से लोगों के रिकमेंडेशंस ने मुझे इसे जल्दी से देखने के लिए मजबूर कर ही दिया। और देखना शुरू करने के बाद कहीं भी ब्रेक लेने का मन ही नहीं किया, बस बैक टू बैक सारे एपिसोड्स देखकर खत्म भी कर डाले। और खत्म करने के बाद जैसा कि मेरे साथ अक्सर होता है, इससे रिलेटेड सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे। पर इस बार सवाल ये नहीं था कि कौन बनाया, क्यों बनाया, पर सवाल ये था कि कैसे ये मार्वल डीसी के सुपर हीरोज के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हो गया, और वो भी इतनी पॉपुलैरिटी के साथ। आई नो अब काफी लोग बोलेंगे कि इमेज कॉमिक्स पहले से ही काफी फेमस है, इनके कैरेक्टर्स के ऊपर काफी सारी फिल्म्स आ चुकी है, जो मुझे भी पता है, और हो सकता है मेरे जैसे काफी लोगों को पता होगा जो कॉमिक्स, सुपर हीरोज और एनिमेशन को काफी क्लोजली फॉलो करते हैं और उनसे बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। बट ट्रस्ट मी दोस्तों, आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनको ऐसा लगता है कि जैसे ये सुपर हीरो यूनिवर्स बिल्कुल नया क्रिएट किया गया है, और वो इस बात से शॉक भी हैं कि भाई इतना नया होने के बावजूद कैसे मार्वल, डीसी और एनिमे के रहते ये बिल्कुल नई फैन फॉलोइंग खड़ी कर दी। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, जानेंगे इमेज कॉमिक्स कब से इसकी तैयारी कर रहा था, इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसी थी, लोगों का इस सीरीज को इतना पसंद करने का कारण क्या था, और इन सब के अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या इस शो की पॉपुलैरिटी से इंडियन कॉमिक्स या एनिमेशन इंडस्ट्रीज को कुछ सीखना चाहिए। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें, और चैनल में नए हो तो पहले सब्सक्राइब कर ले, भले ही लाइक और शेयर वीडियो देखने के बाद कर लेना। तो इनविंसिबल की बात करने से पहले इसके क्रिएटर इसके पब्लिशर की बात करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है इमेज कॉमिक्स, जिसे जिम ली और एरिक लैर्सन जैसे 7 लीजेंड्स के ग्रुप ने 1992 में स्टार्ट किया था। याद रखें दोस्तों, मैं यहाँ 7 हाई प्रोफाइल आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने दुनिया को बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन जैसे मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज दिए, और फिर इन्होंने ही इमेज कॉमिक्स के लिए भी जुपिटर लेजेसी, द वॉकिंग डेड, स्पॉन, सेवेज ड्रैगन, सागा और किक जैसे ग्राफिक नॉवेल और उसके फिल्म एडॉप्टेशन निकाले। वैसे हो सकता है अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि इतने सारे कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवेल के एनिमेशन और लाइव एक्शन निकालने के बावजूद इमेज कॉमिक्स का नाम मार्वल डीसी की तरह पॉपुलर क्यों नहीं है। तो इसका जवाब है कि इमेज कॉमिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो किसी दूसरी पब्लिकेशन हाउस जैसे मार्वल डीसी की तरह नहीं है। यहाँ एक क्रिएटर अपना हीरो क्रिएट कर सकता है, जिसकी राइट्स वो अपने पास खुद रख सकता है, भले ही वो इमेज कॉमिक्स के अंडर पब्लिश हो, और उस कैरेक्टर के राइट्स को वो किसी को भी इंडिविजुअली बेच सकता है, उसकी एनिमेशन या फिल्म बना सकता है। वैसे हम इमेज कॉमिक्स और इनके काम करने के तरीके के बारे में फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि ओवरऑल इसके कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। आज के इस वीडियो में हम इसी शो के बारे में ही बात करेंगे और जानेंगे कि इस कैरेक्टर या फिर कहें इस सुपर हीरो के बिल्कुल नए यूनिवर्स की शुरुआत कब और कैसे हुई। इस पूरे सीरीज को रॉबर्ट किर्कमैन ने लिखा था, और इसका कॉमिक्स पब्लिश होना शुरू हुआ था 2003 से, और तब से अब तक इसकी लगभग 144 इश्यूज आ चुकी है। अब अगर थोड़ा इसके कैरेक्टर और ओवरऑल कॉन्सेप्ट की बात कर लें तो यहाँ कुछ भी आपको यूनिक नहीं मिलेगा। दूसरे प्लेनेट से आया हुआ एक सुपर हीरो अर्थ में आकर रुक जाता है, यहीं शादी कर लेता है और एक नया सुपर हीरो पैदा करता है। ऐसा स्टोरी या कॉन्सेप्ट आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा या पढ़ा होगा, पर इन सब के बावजूद इसकी वेल रिटन स्क्रिप्ट और टाइट स्क्रीन प्ले आपको बिल्कुल फ्रेश कंटेंट फील कराएगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर से भी ज्यादा खून खराबा और बिल्कुल डार्क स्टोरी होने के बावजूद इसमें ब्राइट कलर का यूज किया गया है, और डेफिनेटली ये एक्सपेरिमेंट आपको काफी पसंद आएगा। वैसे मुझे इसकी ये बात काफी अच्छी लगी कि हर 2 या 3 मिनट के बाद इस शो का टेस्ट बदलता जाता है। कभी आपको लगेगा कि ये शो काफी लाइट और स्लो चल रहा है, तो अचानक से
ऐसा लगेगा कि भाई इतना खून खराबा कहाँ से शुरू हो गया, और यही चीज आपको पूरा सीरीज बैक टू बैक देखने के लिए मजबूर कर देगा। बस आपको किसी तरह से फर्स्ट एपिसोड का स्टार्टिंग 20 मिनट देखना होगा। बस उतना देखते ही आप 100% इसे पूरा देखे बिना नहीं छोड़ सकते। तो इसके शो मेकर्स ने तो दर्शकों को बांध कर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ा, पर इन सब के बावजूद जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एटलीस्ट लोग देखना तो शुरू करें। और यहाँ काम आता है एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग, जिसके बारे में मैं अपने पिछले भावेश जोशी वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि आप भले ही कितनी भी अच्छी चीज बना लो, पर अगर उसकी मार्केटिंग सही नहीं हुई तो आपकी पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। तो अगर इस मामले में इस सीरीज की बात करें तो इसमें 2 फैक्टर काम किया। एक तो पहला ये कि इसकी कॉमिक्स ही लोगों के बीच काफी पॉपुलर थी, इसका फैन बेस काफी स्ट्रॉन्ग था। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि इनविंसिबल का ये सीरीज रॉबर्ट किर्कमैन की अब तक की सबसे अच्छी सीरीज थी, वॉकिंग डेड से भी ज्यादा अच्छी। तो लोगों ने तो इसको एज ए कॉमिक्स भी काफी समय से रिकमेंड करते आ रहे हैं। दूसरा, इसका अमेजॉन प्राइम पर आना, जो अपने क्वालिटी शोज के कारण ऑलरेडी काफी फेमस है, और उसका रेपुटेशन कुछ ऐसा बन गया है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर अमेजॉन प्राइम ने इन्वेस्ट किया है तो अच्छा ही होगा। पर दोनों के अच्छे रेपुटेशन के बावजूद इन्होंने इसे प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। फिर चाहे वो एनर्जेटिक ट्रेलर हो, एड्स हो, मीडिया में छपे पॉजिटिव न्यूज हो, या फिर इसके वायरल होते मीम्स, सब ने अपना काम परफेक्ट किया। वैसे मीम्स सुनकर अगर आपको थोड़ी हैरानी हो रही हो तो बता दूं कि आजकल शो रनर्स मीम्स को भी एक बहुत ही बड़े टूल्स की तरह यूज करते हैं। पहले तो मीम्स किसी मीम पेज के थ्रू ही आते थे जो लोगों का लाइट एंटरटेनमेंट करता था, पर आजकल तो खुद प्रोडक्शन हाउसेज मीम्स का यूज अपने प्रमोशंस के लिए करते हैं, जिसे आप इन्हें इनकी ऑफिशियल पेज पर देख सकते हैं। वैसे आप इनकी बात छोड़िए, आई एम श्योर आप में से भी काफी लोग ऐसे होंगे जो किसी रिकमेंडेशन, ट्रेलर या रिव्यू से ज्यादा मीम से इन्फ्लुएंस होते होंगे। फिर चाहे वो मिर्जापुर का वाला मीम हो या फिर पंचायत का गजब बेइज्जती है वाला डायलॉग, मेकर्स ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ मीम्स, और इस शो के मेकर्स ने भी इसी पावर का काफी स्मार्टली यूज किया। बस फिर क्या था, चारों तरफ से लोग इस शो को देखने के बाद रिकमेंड करने लगे, इन्फ्लुएंसर इसकी पॉजिटिव रिव्यू देने लग गए, वो यूट्यूबर्स भी इसकी ब्रेकडाउन या एंडिंग एक्सप्लेन करने लग गए जो ज्यादातर मार्वल डीसी के कंटेंट तक ही सीमित थे। तो ओवरऑल यहाँ सारे फैक्टर्स बिल्कुल ऑन पॉइंट काम किए जो इस शो को आज के समय में मोस्ट पॉपुलर शो बना दिया। वैसे इन सब के बावजूद एक चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि अभी भी इस शो के लिए इसके मेकर्स ने इंडियन ऑडियंस को बड़े स्केल पर टारगेट नहीं किया है, और यही कारण है कि ये शो हिंदी या दूसरे इंडियन लैंग्वेज में डब होकर नहीं आया। हाँ, ये अलग बात है कि आपको अमेजॉन प्राइम में हिंदी सब टाइटल का ऑप्शन मिल जाएगा, पर भाई ट्रस्ट मी, किसी भी शो को विद सब टाइटल देखना आंखों की सेहत के लिए जरा भी अच्छा नहीं होता। खैर, वैसे हो सकता है कि इंडिया में भी इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये जल्द ही हिंदी या दूसरे इंडियन लैंग्वेज में डब होकर आ जाए, या फिर इसके आने वाले 2 सीजन को इंग्लिश के साथ साथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी लॉन्च करें। तो ये तो था दोस्तों इस शो के अब तक के सफर के बारे में, ऑडियंस के ऊपर पड़े इम्पैक्ट के बारे में। अब अगर इस शो का इंडियन कॉमिक्स और एनिमेशन इंडस्ट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट की बात करें तो अब तक कुछ इम्पैक्ट पड़ा तो नहीं है, बट 100% इन्हें इस शो से काफी कुछ सीखना चाहिए कि सुपर हीरो यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए आपको पहले से एस्टैब्लिश्ड कॉम्पिटिटर से डरने की जरूरत नहीं है। बस परफेक्ट कॉन्सेप्ट लाओ, सॉलिड स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले लिखो, अच्छा प्रमोशन करो, और बस फिर वेट करो किसी मैजिक की, जैसे कि इस शो ने क्रिएट किया। वैसे इस वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में मैं कॉमिक्स बाइट के इस आर्टिकल के कुछ पार्ट को भी मेंशन करना चाहूंगा दोस्तों, जिसमें ऐसे टॉक्सिक फैंस का जिक्र किया गया है जो हर वक्त बस इसमें ही उलझे रहते हैं कि कौन किसका कॉपी है। आयरन मैन की आर्मर सूट के जैसे किसी दूसरे सुपर हीरो ने पहन लिया तो वो ऐसे पागल हो जाते हैं जैसे किसी ने उसके घर से ही उसकी टेक्नोलॉजी चुरा ली हो। और इस शो को तो पता नहीं ऐसे कितने हेट आर्ग्यूमेंट का सामना करना पड़ा। किसी ने सिजल को निक फरी का रिप ऑफ बोला तो किसी ने ओमनी मैन को सस्ता सुपरमैन।
ठीक वैसे ही इस शो के हर कैरेक्टर्स के लिए इनके पास कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसको वो कॉपी बताकर एंडलेस आर्गुमेंट कर सकते हैं। पर बावजूद इन सब के इस शो ने अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाई है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ अपना सफर जारी रखा, क्योंकि इन्हें पता है कि बोलने वाले तो बोलेंगे ही, चाहे आप कितना भी ओरिजिनल काम कर लो। ऐसा भी हो सकता है कि कल के डेट में अगर कोई नया सुपर हीरो लॉन्च हो तो उसको भी वो सस्ता ओमनी मैन बता दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है मैंने इस शो से रिलेटेड सारे पॉइंट्स और फैक्ट कवर किया है, पर फिर भी अगर कुछ चीजें मिस हो गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ये भी बताएं कि आपका इस शो के बारे में क्या ओपिनियन है। क्या आपको भी लगता है कि फर्स्ट सीजन तो जस्ट एक ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है? तो इसके साथ ही ये वीडियो मैं यहीं रोकना चाहूंगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारी चीजों से अपडेटेड रहने के लिए आप हमें दूसरे सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कोई जगह नहीं जहां हमारा अकाउंट बना नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मजेदार नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।